आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कवर लेटर को लेके। हालांकि कवर लेटर पे हमने पहले भी डिस्कशन करी हुई है। अगर आप पिछले साल या उससे पिछले साल देखेंगे तो कवर लेटर के जो फॉर्मेट्स चेंज होते रहते हैं वो हम आपको बताते रहते हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कवर लेटर के वो फॉर्मेट्स जो एक तो थोड़े से नए हैं, उनमें थोड़े से चेंजेस हैं, बट बेस लाइन बॉटम लाइन सबका सेम ही है। यानी वो ऑथेंटिक होने चाहिए, एक्सप्लेनेटरी होने चाहिए, वो ओवर एक्सप्लेनेशन या बिल्कुल ही अंडर एक्सप्लेनेशन दोनों ही नहीं होनी चाहिए। कैसे आप अपने केस को प्रेजेंट कर सकते हो जिससे काउंसलर को आपका केस सही से समझ में आए, वो आज आप सीखेंगे। साथ में हम जानेंगे कैसे कवर लेटर को हेल्प करके हम अपने केस को मजबूत बना देते हैं और कैसे कवर लेटर में गलतियां होने की वजह से भी मिलता हुआ वीज़ा भी हाथ से निकल जाता है कई बार। तो हम ये सारी चीज़ें आज जानने वाले हैं। छोटी सी वीडियो आपका ज़्यादा समय नहीं लेगी, इसलिए इसको एंड तक देखें। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि ऐसी टेक्निकल वीडियोस आप एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इनमें इतनी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन होती है। अगर आपने कुछ भी मिस कर दिया, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन के साथ अगर आपने वीज़ा अप्लाई कर दिया, तो हो सकता है रिजल्ट फिर हमारे फेवर में ना आए। तो थोड़ा सा समय देखिए, वीडियो ज़रूर देखें, इसको सेव कर लीजिए ताकि आगे जाके आपको याद रहे, जब भी आपको देखना हो आप इसको तुरंत ऑन कर सकें और देख सकें। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि ये कवर लेटर है क्या चीज़, जो हम कवर लेटर के बारे में जो हम बात कर रहे हैं। कवर लेटर होता है एक तरह से आप समझिए कि जैसे आप किसी जॉब के लिए जाते हैं तो अपना रिज्यूमे, बायोडाटा, सीवी देते हैं इंटरव्यूअर को। तो इंटरव्यूअर क्या होता है, उससे आपका बेसिक आइडिया ले लेता है आपकी प्रोफाइल का। अच्छा ठीक है, आपके पास इतना एक्सपीरियंस है, अच्छा आपने इतनी पढ़ाई करी हुई है, अच्छा आपकी बैकग्राउंड ये है, अच्छा आपकी फैमिली ये है। तो उसको बेसिक सारा कंसेप्ट समझ में आ जाता है आपका, और फिर उसके अकॉर्डिंग वो आपसे फिर क्वेश्चन भी पूछता है जो उनको जॉब के लिए चाहिए, उनकी प्रोफाइल के लिए चाहिए, जैसा चाहिए। तो यहाँ पर अगर सीवी अच्छे से नहीं बना होता, कच्चा पक्का सीवी लेकर आधी अधूरी ओ सर वो तो लिखना भूल गया, ओ सर वो भूल गया, तो आप ही का इंप्रेशन खराब होएगा उससे, और फिर ऐसे केस में वो जॉब मिलनी मुश्किल हो जाएगी। जैसे एक जॉब एप्लीकेशन में सीवी का रोल होता है, कुछ कुछ वैसा ही रोल होता है कवर लेटर का वीजा एप्लीकेशन में। अब वीजा एप्लीकेशन क्या, जैसे अब एग्जांपल, बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं ताकि आसान और सरल भाषा में सभी को समझ में आए। वही है, टूरिस्ट वीजा की बात कर लेते हैं और यूके वीजा की बात कर लेते हैं। हम यूके का एग्जांपल ले लेते हैं, टूरिस्ट का ले लेते हैं। अब यूके के एग्जांपल में आप कनाडा और शेंगन का भी आइडिया ले सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया का भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे जब हम यूके वीजा अप्लाई करते हैं तो हम काउंसलर को बताते हैं, उदाहरण के तौर पे मेरा नाम अमित कुमार है, तो मेरा नाम अमित कुमार है, मेरा ये पासपोर्ट नंबर है और मैं आपके देश में घूमने जाना चाहता हूँ। अब मैं आपके देश में घूमने जाना चाहता हूँ और मैंने वहाँ पर जाके ये चीज़ें देखनी हैं। अब ठीक है, ये तो मेरा हो गया जाने का पर्पस। अब मैं जो है XYZ कंपनी में जॉब करता हूँ, वहाँ पे एज ए सुपरवाइजर हूँ, मेरी सैलरी 50,000 रुपये है। फिर मैं सिंगल हूँ या मैरिड हूँ। अगर मैं सिंगल हूँ तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, मैरिड हूँ तो अपनी फैमिली की डिटेल्स मेंशन कर देता हूँ, कितने दिन के लिए जा रहा हूँ उसका कुछ आइडिया दे देता हूँ, साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मैं अपनी एप्लीकेशन में लगा रहा हूँ थोड़ा बहुत उसका आइडिया दे देता हूँ, और जो मेरा पर्पस है उसको एक्सप्लेन करते हुए थोड़ी सी और चीज़ें आपको बता देता हूँ। अब ये चीज़ें हम कवर लेटर में लिख देते हैं, विच शुड मैच विद आवर पर्सोना एज वेल। अब यहाँ पे बहुत ही सोफिस्टिकेटेड अगर मैं कवर लेटर एक बिल्कुल सिंपल साधारण से नॉर्मल से किसान क्लाइंट के लिए बनाऊंगा, तो कहीं ना कहीं यूके काउंसलर को लगेगा इनकी किसी ने हेल्प करी है। फिर वीज़ा फॉर्म पे वो लिखना ज़रूरी हो जाएगा कि हाँ जी किसी ने मेरी हेल्प करी है। और अगर मैं नहीं लिखता, काउंसलर को मैसेज जा सकता है कि इतनी सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज किस लिए यूज़ करी। तो ऐसे केस में हम लैंग्वेज को थोड़ा सिंपल रखते हैं। ऐसा नहीं कि हम उसमें कम बताते सारी चीज़ें, बट वी कीप द लैंग्वेज एज सिंपल एज पॉसिबल। और सिमिलरली अगर मैं बहुत ही सोफिस्टिकेटेड प्रोफाइल से करता हूँ, मैं बड़ी MNC में बहुत अच्छा CTO हूँ, CEO, उस केस में भी मैं बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन दूंगा, लेकिन मेरे जो चॉइस ऑफ वर्ड्स होंगे वो थोड़े से पावरफुल होंगे। कुछ कुछ इस आइडिया के साथ मैं आज आपको एक कवर लेटर की चीज़ें बताने वाला हूँ। कुछ इसी आइडिया के साथ आज हम ये कवर लेटर की चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। अब कवर लेटर की हम शुरुआत कैसे करें, तो कुछ ऐसे हम स्टार्टिंग करेंगे टू द काउंसलेट, या काउंसलेट की जगह आप चाहो तो ऑफिसर भी लिख सकते हो, वीज़ा ऑफिसर भी लिख सकते हो, एम्बेसी भी लिख सकते हो। तो मतलब यहाँ पे लिखा जा सकता है। फिर यूके हाई कमीशन, अब यूके की एम्बेसी नहीं होती, हाई कमीशन होता है, तो हमने यहाँ पे यूके हाई कमीशन लिखा। फिर न्यू दिल्ली, सब्जेक्ट में टूरिस्ट वीज़ा एप्लीकेशन, सब्जेक्ट लिखना ज़रूरी है। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हैं टूरिस्ट वीज़ा लिखेंगे, अगर किसी से मिलने जा रहे हैं तो यहाँ पे आप विजिट वीज़ा लिखेंगे, अगर बिजनेस पे जा रहे हैं तो अगेन बिजनेस वीज़ा लिखेंगे, पढ़ाई के लिए तो स्टडी, जो भी आपका पर्पस है। डियर सर मैम आप ऐसे भी कर सकते हैं, डियर ऑफिसर भी कर सकते हैं, डियर सर, डियर मैम, ये सबसे कॉमन है बिकॉज यू डो नॉट नो कि पढ़ने वाला मेल है फीमेल है, तो हम दोनों चीज़ें लिख देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम स्टार्टिंग ऐसे कर सकते हैं, देखिए जो लैंग्वेज मैं आपको बताने वाला हूँ आपको बिल्कुल टू द पॉइंट कॉपी करने की जरूरत नहीं है। आप इसे आइडिया लेके लैंग्वेज को अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, मैसेज जाना चाहिए बस।
माय नेम इज अमित कुमार, होल्डिंग इंडियन पासपोर्ट नंबर दिस, एक्सपायरिंग ऑन दिस डेट, इशूड इन दिस सिटी। यानी अगर किसी का नाम अमित कुमार है और उसका पासपोर्ट नंबर 1234 जो भी है, एक्सपायरिंग ऑन 1 जून 2026 और इशूड इन न्यू दिल्ली, तो यहाँ पे आप लिख दोगे, ये सारी डिटेल्स पासपोर्ट के अंदर होती है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पैराग्राफ, इसलिए मैंने कलर चेंज किया है, विद दिस एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन के साथ आई एम अप्लाइंग फॉर अ शॉर्ट स्टे टूरिस्ट वीज़ा, मैं एक शॉर्ट स्टे टूरिस्ट वीज़ा लगा रहा हूँ ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ यूके, वेयर आई इंटेंड टू ट्रैवल द यूके, जहाँ पर मेरी इंटेंशन है ट्रैवल करने की यूके फॉर द पर्पस ऑफ टूरिज्म के लिए, फ्रॉम 1 to 10 दिसंबर 2024। अब आपकी डेट कोई भी हो सकती है, 1 से 10 दिसंबर 2024, आपकी जो भी डेट है वहाँ पे डाल दीजिए। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में हमने वो बोला है भी, मेरा नाम अमित कुमार है, मेरा पासपोर्ट क्रेडेंशियल्स है, मेरा पासपोर्ट नंबर ये है, ये इंडियन पासपोर्ट है, ये वैलिड अब तक है। देखो एक्सपायरी डिटेल लिखने के लिए ना ज़रूरी होता है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा एक्सपायरी डिटेल लिखो आप, क्योंकि मैक्सिमम एम्बेसीज की ये रेगुलेशन होती है कि 6 महीने तक आपका वीज़ा जो है फ्रॉम द टाइम ऑफ ट्रैवल वैलिड होना चाहिए। तो जब हम यहाँ पे एक्सपायरिंग लिख देते हैं तो हमने ऑलरेडी खुद ही बता दिया कि भाई मेरी तो वैलिडिटी बची हुई है। इश्यूड इन जहाँ पर भी आपका इशू हुआ है, अगर दिल्ली में है तो दिल्ली, बैंगलोर है तो बैंगलोर, मुंबई है तो मुंबई, चंडीगढ़ है तो चंडीगढ़, जहाँ पर भी है। अगर उसके अलावा कहीं इंडिया से बाहर हुआ तो यहाँ पर वो भी लिखा जा सकता है। अगेन इस पैराग्राफ में हमने एक तरह से इंट्रोडक्शन दे दिया कि भाई मैं इस एप्लीकेशन के थ्रू आपके देश में घूमना चाहता हूँ, मैं वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ एक शॉर्ट स्टे का, ध्यान रहे मैंने शॉर्ट स्टे बोला है, कोई भी स्टे जो कि 6 महीने से कम का होता है आमतौर पर इसे शॉर्ट स्टे बोला जाता है। बल्कि इनफैक्ट कई कंट्रीज में 3 महीने की डेफिनेशन होती है, अगर आप 3 महीने से ज़्यादा जाते हैं वो उसको लॉन्ग स्टे बोल देते हैं, बट एक ब्रॉड फिगर में कहीं तो इसको शॉर्ट स्टे भी बोला जाता है। तो मैं शॉर्ट स्टे के लिए आपके देश में जाना चाहता हूँ 10 दिनों के लिए, 1 से 10 दिसंबर। मेरे जाने का पर्पस जो है सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म है। तो यहाँ से मैंने एड्रेस भी कर दिया, सब्जेक्ट भी मेंशन कर दिया, अपनी पासपोर्ट की डिटेल भी दे दी और अपना पर्पस भी एक्सप्लेन कर दिया। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज पे आप अपना एक तरह से इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, अपना प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि आप करते क्या है। अगर कोई जॉब करता है तो यहाँ पे उसका ब्यौरा दे सकता है, कोई बिजनेस करता है तो उसका ब्यौरा दे सकता है। तो जैसे मैं आइडिया के लिए आपको दिखा देता हूँ, आई एम वर्किंग इन ABC लिमिटेड एज अ सुपरवाइजर, जो भी हमने डिस्कस करा था, सिंस 2020। भाई मैं 2020 से ABC लिमिटेड में सुपरवाइजर की जॉब कर रहा हूँ। आई हैव टेकन लीव्स फ्रॉम माई कंपनी फॉर माई यूके ट्रिप विच इज़ 1 to 11 दिसंबर 2024। अगर आपने ध्यान दिया हो पिछले पेज पे, अगर आप ध्यान देंगे तो मैंने वहाँ पे लिखा था कि मेरा जो ट्रैवल डेट्स है वो 1 से 10 दिसंबर है, बट मैंने लीव यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं 1 से 11 दिसंबर। कई बार ऐसा होता है कि जिस दिन आपकी फ्लाइट वापस आ रही है, क्या उसी दिन आप सीधा अगले दिन ही चले जाएंगे? वो तब हो सकता है जब आपकी फ्लाइट जो है वो सुबह आ रही हो, दोपहर में आ रही है, तो आपके पास ठीक ठाक टाइम है। लेकिन अगर आपकी जो फ्लाइट है वो लेट नाइट अराइव कर रही है तो आप अगले दिन मॉर्निंग में ऑफिस कैसे जाएंगे? इट डजंट मेक सेंस। तो कई बार ऐसा होता है हम एक दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी ले लेते हैं। काफ़ी सारे क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं तो उनका एक कंसर्न होता है, छुट्टी लंबी ले रखी होती है, ट्रिप छोटा बनता है, तो यार वो ऐसा तो नहीं है कि मैच नहीं हो रहा है। ये मैच वाली बात नहीं है, ये कॉमन सेंस वाली बात है। तो ये बिल्कुल ठीक पॉइंट है अगर आप 1-2 दिन एक्स्ट्रा लेते हैं तो। नेक्स्ट हो गया, अब यहाँ पे आप अपनी एक थोड़ी सी पर्सनल इंट्रोडक्शन दे देंगे। ये प्रोफेशनल हो गया, ये पर्सनल हो गया। दैट आई एम मैरिड, अगर आप मैरिड है तो यहाँ लिखिए आई एम मैरिड, माई वाइफ इज़ वर्किंग इन XYZ कंपनी। जहाँ पर भी आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड काम करते हैं, अगर करते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं, अगर वो नहीं करते हैं तो सिंपल सी माई वाइफ इज़ अ हाउस वाइफ लिख सकते हैं। एंड वी हैव 1 चाइल्ड हु इज़ 5 year old। अगर आपके बच्चे हैं तो आप मेंशन कर सकते हैं, नहीं है तो इसको कॉलम को आप यहाँ पे कुछ मेंशन करने की जरूरत नहीं है। आई एम ट्रैवलिंग अलोन एंड माई वाइफ एंड चाइल्ड विल रिमेन इन इंडिया, कि मैं अकेला जा रहा हूँ, मेरे वाइफ और मेरे जो बच्चे हैं साथ में नहीं जा रहे हैं। अब यहाँ पर जो होता है आप नोटिस करेंगे कि मैंने अवॉइड किया यहाँ पे रीज़न देना कि भाई वो क्यों नहीं जा रहे हैं। तो हर बार आपको ज़रूरत नहीं होती रीज़न बताने की। रीज़न बताने की तभी ज़रूरत होती है जब वो लग रहा होता है कि हाँ भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। अगर आपको लगता है कि आपने अपनी वाइफ और बच्चों को इसलिए नहीं ले जा रहे हैं क्योंकि वाइफ का जॉब है और बच्चों का स्कूल है, तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं कि माई वाइफ इज़ नॉट ट्रैवलिंग विद मी बिकॉज ऑफ हर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड माई चाइल्ड इज़ नॉट ट्रैवलिंग बिकॉज ऑफ हिज और हर स्कूल। आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, बट आम तौर पे ज़रूरी नहीं होता है यहाँ पे इतना कुछ मेंशन करना। तो आप इसको अगर इतना भी लिख देते हैं दैट इज़ ऑल्सो इनफ, ऑलराइट। नेक्स्ट आ जाता है कॉलम आई एम अटैचिंग फॉलोइंग डॉक्यूमेंटेशन इन दिस एप्लीकेशन, कि आप इस एप्लीकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटैच कर रहे हैं। जैसे अकाउंट स्टेटमेंट, इनकम टैक्स रिटर्न, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। देखिए अगर आप बिजनेस करते हैं तो यहाँ पर आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ आ जाएगा, GST है, MSME है, कोई ट्रेड लाइसेंस है, कुछ भी है यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। अगर आपको सिमिलरली कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट फिर आपको ये वाले देने होंगे। हमने अलग से वीडियो में ये चीज़ें डिस्कस करी हुई है, अगर आप स्पॉन्सरशिप का कवर लेटर समझना चाह रहे हैं
वो अलग से वीडियो में ऑलरेडी बनाया गया है, तो इस वीडियो के बाद आप उसे देख सकते हैं। इसके अलावा सैलरी स्लिप्स अगर आपको मिलती हैं तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। फैमिली आईडीज, आधार कार्ड ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, बच्चे, इनके आधार कार्ड है तो यहाँ पे अटैच करा जा सकता है। मैरिज सर्टिफिकेट अगर आप लोगों के पासपोर्ट में नाम इंटीग्रेटेड है तो मैंडेटरी नहीं होता, आप चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं। एक शॉर्ट स्टे टूरिस्ट वीज़ा के लिए इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है सच, लेकिन अगर है तो अच्छी बात है, आप लगा सकते हैं। 7 में आ गया किड्स बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आपके बच्चे का ऑलरेडी आधार कार्ड है तो बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, अगर उनका आधार कार्ड नहीं है तो आप लगा सकते हैं। 8 हो गया ट्रैवल आइटनरी। काफ़ी सारी कंट्रीज में ट्रैवल आइटनरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उनमें से यूके भी एक है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप अपनी ट्रैवल आइटनरी को अलग से मेंशन करो, लेकिन अगर आपके पास ट्रैवल आइटनरी है तो मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट दूंगा आपको, आप चाहें तो यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। 9 में होटल वाउचर्स एंड फ्लाइट पीएनआर। होटल वाउचर यानी आपको होटल कंफर्म करने की जरूरत नहीं है, फ्लाइट कंफर्म करने की जरूरत नहीं है, इनको रिजर्व करके भी इनके वाउचर निकाले जा सकते हैं जिसमें खर्चा नहीं होता। 10 हो गया ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस काफ़ी सारे देशों में मैंडेटरी है तो आपको लेना चाहिए, और जहाँ मैंडेटरी नहीं है वहाँ पर भी मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ ट्रैवल इंश्योरेंस। गुड थिंग, कल को कुछ वहाँ प्लस माइनस होता है तो वहाँ पे मेडिकल सिस्टम इज टू एक्सपेंसिव, ट्रैवल इंश्योरेंस आपका एक खर्चा बता सकता है। 12 पासपोर्ट एंड 13 आधार कार्ड कॉपी, ये मेरी यानी मैं अपना पासपोर्ट आधार कार्ड कॉपी भी आपके लिए दे रहा हूँ। तो इसमें बेसिकली हमने ये सारी चीज़ें बोली। एक तो अपना प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन दे दिया, सारा बता दिया, अपना पर्सनल इंट्रोडक्शन दे दिया, वो सारा बता दिया, और साथ में मैंने अपनी सारी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन को बता दिया है। तो ये मेरा जो एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो तैयार हो गया। अब लास्ट में एक्नॉलेजमेंट देके इसको क्लोज करते हैं। अब लास्ट में हम इसको इस तरीके से क्लोज कर सकते हैं, आई होप आई हैव अटैच्ड ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स इन दिस एप्लीकेशन। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, आप सिर्फ यहाँ पे वर्ड टू वर्ड आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं है, आप इसको अपनी लैंग्वेज में रखें, क्योंकि जो मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ ये काफ़ी सारे लोग देख रहे होंगे। अगर आप सारे के सारे लोग वर्ड टू वर्ड कॉपी करके अटैच करेंगे तो फिर वो फॉर्मेट घिसा पिटा हो जाएगा, राइट? तो आप सिर्फ आइडिया लीजिए, थोड़े बहुत वर्ड्स अपने भी इसमें डालिए। ओके, आई होप आई हैव अटैच्ड ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स इन दिस एप्लीकेशन। मुझे आशा है कि मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स इस एप्लीकेशन में डाले होंगे जितने भी चाहिए। प्लीज़ डू लेट मी नो इफ़ यू नीड एनी फर्दर डॉक्यूमेंट्स और मोर डिटेल्स। प्लीज़ ज़रूर बताएं मुझे अगर आपको और डॉक्यूमेंट या फिर और डिटेल्स मेरे से चाहिए। आई विल बी हैप्पी टू प्रोवाइड। मैं खुशी खुशी आपको सारी डिटेल्स देने के लिए तैयार हूँ। लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम योर कॉन्सुलेट। अब मैं एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स की आपसे आशा करता हूँ। थैंक यू, जो भी अमित कुमार वगैरह जो भी नाम है, धन्यवाद, फिर आपके सिग्नेचर, बस। अब आप यहाँ नोटिस करेंगे जैसे लोग पहले लिखते थे कि I assure you that I will come back, it is my absolute assurance, I will never stay beyond my provided limit, I will not going to change my visa। ये चीज़ें नहीं लिखने की ज़रूरत है, ये तो आप ना चाह कर भी उनको डाउट दे रहे हैं। इसलिए ये गलती जो मैं आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में बता रहा था, मैं आपको गलती बताऊंगा जिसकी वजह से लोगों के कवर लेटर की वजह से वीज़ा डिनाई आ रहे हैं, वो ये गलती है कि आप ये चीज़ ना लिखें। इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, उनका डिसीजन इस चीज़ से चेंज नहीं होने वाला। तो मेरी तरफ से तो रिकमेंडेड नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि लोगों को ऐसी लैंग्वेज पे वीज़ा रिजेक्ट होते हैं, वीज़ा मिलते भी हैं, ऐसी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं इंप्रेशन तो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, राइट? तो ये मोटा मोटा फॉर्मेट था जिसको आप कॉपी कर सकते हैं, जिससे आप मोटिवेशन ले सकते हैं। कॉपी करने ज़्यादा बेटर है। इसी आइडिया से आप पूरी दुनिया के किसी भी देश का कोई भी टूरिस्ट वीज़ा, इन्विटेशन वीज़ा, स्पॉन्सरशिप वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, हर जगह इस फॉर्मेट को यूज़ कर सकते हैं। और भी बहुत सारे मार्केट में फॉर्मेट है। देखिए, फॉर्मेट्स की कमी नहीं, आप एक ढूंढेंगे 1000 मिलेंगे, ऑनलाइन भी भरे पड़े हैं। मैं आपको वो फॉर्मेट बता रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल होता है, राइट? तो मुझे आशा है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंसाइटफुल रही होगी, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ बहुत जल्द फिर मिलेंगे। बाय बाय।